वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 8 को पढ़ाऊंगी बच्चों। तो इससे पहले वाली वीडियो में पूरा ही चैप्टर मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पर हम सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे। तो देखो बुक के पेज नंबर 94 पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है कि ओणम का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो आप आंसर लिखोगे कि ओणम का त्यौहार श्रवण महीने के श्रवण नक्षत्र को मनाया जाता है। याद रखोगे, श्रवण महीने के श्रवण नक्षत्र को मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार किस पौराणिक कथा पर आधारित है। तो पौराणिक कथा क्या है? ओणम का त्यौहार महाबली नामक राजा की पौराणिक कथा पर आधारित है, जिनका शासन सुखमय और समानता से भरा हुआ था। कहा जाता है कि महाविष्णु ने वामन के रूप में आकर उनसे 3 पग भूमि मांगी थी। 3 पग भूमि। आप कौन से त्यौहार मनाते हैं? तो आंसर होगा कि हम ईद, दिवाली, होली, रक्षाबंधन जैसे कई त्यौहार मनाते हैं। नेक्स्ट है, आपको कौन सा त्यौहार सबसे अधिक अच्छा लगता है और क्यों? तो देखो, आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो। वैसे तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि मुझे दिवाली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इस दिन घर को दीपों और रंगोलियों से सजाया जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और चारों ओर खुशी का माहौल होता है। चौथा क्वेश्चन है कि आपको कौन सा त्यौहार ये तो हो गया ना, आपको कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है। त्यौहार वाले दिन आप क्या क्या करते हैं? तो देखो, इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आप इस तरीके से लिख सकते हो कि त्यौहार के दिन मैं सुबह जल्दी उठकर नहाती हूँ, नए कपड़े पहनती हूँ, घर की सफाई सजावट में भाग लेती हूँ। फिर घर में तरह तरह के पकवान बनते हैं जो मेहमान तथा घर के सदस्यों के लिए होते हैं। सब पूजा करके उत्सव भी मनाते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि बच्चों की किन गतिविधियों से पता चलता है कि ओणम का त्यौहार आरंभ हो गया है। तो बच्चे आंगन में पूकल्लम यानी कि फूलों की रंगोली बनाते हैं। ये आंसर सही है। इसके आगे आप सूरज का चिन्ह इस तरीके से बना दोगे। आगे अगला क्वेश्चन है कि महाबली ने वामन से कौन सा वरदान मांगा था। तो अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने का। ये वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे ऐसे सूरज का चिन्ह बना दोगे आप। आगे है, तिरुवोणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियाँ महाबली के चले जाने के बाद हटा दी जाती हैं, क्योंकि तीसरे दिन महाबली पाताल लोक वापस लौट जाते हैं। तो सही ऑप्शन के आगे आप ऐसे सूरज का चिन्ह बना दोगे। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है। पहला वाला तो ऑलरेडी है ना, फिल है। सेकंड है द्रोण पुष्प, तो ये यहाँ पर आएगा। इसे गुफा, गुमा जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये औषधीय पुष्प वर्षा ऋतु में फलता फूलता है, यानी कि ये एक फूल है जो कि बारिश के मौसम में फलता फूलता है। अब ये है तलनपन तुकली। ये एक खेल है। इसके अंदर नारियल के छिलकों से बॉल बनाकर एक दूसरी टीम के ऊपर फेंकी जाती है। इसी तरीके से है किलिंटुकली। इस खेल में भूमि के ऊपर आयताकार आकृति बनाई जाती है, जिसे लंबाई में पंक्ति खींचकर 5 भागों में विभाजित किया जाता है। सभी खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी को किली की भूमिका दी जाती है। अब इसी तरीके से है केकोट्टिकली। ये तिरुवतिराकली नृत्य का दूसरा नाम है। इस नृत्य में हाथ द्वारा ताली बजाकर ताल दी जाती है। ये एक तरीके का डांस है। लास्ट में है त्रिविक्रम, तो तीनों लोगों को जीतने वाले यानी कि विष्णु भगवान। आगे बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है पेज नंबर 97 पर। पहला क्वेश्चन है कि ओणम के भोज में कौन कौन से भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं। तो ओणम के भोज में चावल, सब्जियां, खीर, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल बनाए जाते हैं। खीर के बारे में चावल, दूध और चीनी से बनाई जाती है। इसमें सूखे मेवे भी डाले जाते हैं। खीर त्योहारों पर विशेष रूप से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि आपके राज्य में कौन से त्यौहार विशेष रूप से मनाए जाते हैं। उन त्यौहारों की कौन सी बातें ओणम से मिलती जुलती हैं। तो खा का आंसर आप किस तरीके से लिखोगे कि मेरे राज्य में दिवाली, होली और रक्षाबंधन जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। इन त्यौहारों में भी लोग घर की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। ये बातें ओणम से मिलती जुलती हैं। अगला क्वेश्चन है गा।
ओणम में गाए जाने वाले लोकगीतों में महाबली के शासन की किन किन विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो गा का आंसर इस तरीके से लिखोगे कि लोकगीतों में महाबली के शासन को एक आदर्श युग के रूप में बताया गया है, यानी कि उस समय का जो वक्त था महाबली के टाइम का एक बहुत अच्छा युग था। उसमें कहा गया है कि सब लोग एक समान थे, दुख दर्द छल कपट धोखा और अत्याचार का कोई नामो निशान नहीं था, हर जगह प्रेम और प्रसन्नता थी। अब इसी तरीके से घा क्वेश्चन है। घा में बोला गया है कि पाठ में आए किस उल्लेख के आधार पर कहा जा सकता है कि महाबली अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करते थे। तो कौन सी बात के आधार पर कहा जा सकता है कि महाबली अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। तो जब महाबली पाताल लोक जा रहे थे तो उन्होंने भगवान विष्णु से ये इच्छा जाहिर की थी कि उन्हें वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने की अनुमति दी जाए। इससे पता चलता है कि वे अपनी प्रजा से प्रेम करते थे। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर इस आंसर को भी लिख देना। इसके बाद है ड़ा। पाठ में आई किन बातों से पता चलता है कि जो प्रकृति है ना, यानी कि जो नेचर है, वो भी ओणम के स्वागत की तैयारी में लगी होती है। तो पाठ की किन बातों से पता चलता है। आप लिखोगे कि पाठ में बताया गया है कि वर्षा के बाद आकाश साफ हो जाता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, सूरज की किरणें चमकती हैं, समुद्र और नदी का पानी स्वच्छ हो जाता है, पक्षी चहचहाते हैं, तितलियां फूलों पर मंडराती हैं। ये सब बातें दिखाती हैं कि प्रकृति भी ओणम के स्वागत की तैयारी कर रही है, यानी कि प्रकृति भी खुद खुश होती है। और इन सब बातों से पता चलता है कि प्रकृति भी ओणम के स्वागत की तैयारी कर रही है। अब बच्चों यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं। यहाँ पर बोला है कि अपने घर के बड़ों से बातचीत करके पता लगाएं कि जब वे अपने जीवन के बीते हुए किन किन अवसरों को याद करके प्रसन्न होते हैं। इन बातों को आपको अपनी लेखन पुस्तिका के अंदर भी लिखना है। तो देखो बच्चों, तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो कि मैंने अपनी दादी से बात की, उन्होंने बताया कि जब वह छोटी थी तब सारे परिवार के लोग एक साथ त्यौहार मनाते थे, सब मिलकर पकवान बनाते थे और बहुत मज़ा आता था। इसी तरह पापा ने बताया कि जब उन्होंने स्कूल में इनाम जीता था तब वे बहुत खुश हुए थे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अपने घर के सदस्य आपकी किन बातों से प्रसन्न यानी कि खुश होते हैं। वे आपकी प्रसन्नता यानी कि खुशी के लिए क्या क्या कोशिशें प्रयास करते हैं। तो आप लिखोगे कि मेरे घर के सदस्य मेरी पढ़ाई में सफलता, अच्छे व्यवहार और मेरी कोशिशों से प्रसन्न होते हैं। वे मेरी प्रसन्नता के लिए मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे प्यार करते हैं। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए उनका कहना मानती हूँ। पेज नंबर 100 पर आएंगे। पाठ में आई उन पंक्तियों को आपको लिखना है जिन पंक्तियों से ये पता चलता है कि ओणम का त्यौहार खेतों की उपज से जुड़ा हुआ त्यौहार है। तो पाठ में कौन सी पंक्तियाँ हैं। तो देखो, किसान उपज काट चुके हैं और खलिहानों में धान भरे हैं। ये पंक्ति स्पष्ट करती है कि ओणम त्यौहार खेतों की फसल की उपज से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर कक्षा में 5-5 विद्यार्थियों का समूह बनाकर आपको आपस में चर्चा करनी है और पता लगाने हैं कि हमारे देश में खेतों की उपज से संबंधित कौन कौन से त्यौहार हैं। तो कौन कौन से त्यौहार हैं, यहाँ पर आंसर है कि छात्रों द्वारा चर्चा के बाद तैयार की गई खेतों की उपज से जुड़े त्यौहार हैं। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, लोहड़ी पंजाब में, मकर संक्रांति उत्तर भारत में, नुखवा ओडिशा में, नुआखाई बैसाखी पंजाब में और बिहू असम में मनाया जाता है। और ये जो जितने भी त्यौहार हैं ना बच्चों, खेती बाड़ी से संबंधित त्यौहार हैं। अब देखो यहाँ पर आपको ये मैप दिया गया है और बोला गया है कि ओणम जिस जगह पर मनाया जाता है उसमें पीला रंग भरो। तो देखो, ओणम केरल में मनाया जाता है, लोहड़ी पंजाब में, तो यहाँ पर लाल रंग भर देंगे पंजाब में। पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु के अंदर, तो यहाँ पर नीचे की साइड आप हरा रंग भर देंगे, है ना। बिहू के अंदर भूरा रंग यानी कि असम, है ना, बिहू असम में मनाया जाता है। छठ के अंदर आप नारंगी रंग करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एरिया। छठ बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। फुलदेई के अंदर आप गुलाबी रंग भरोगे, ये उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है त्यौहार। देखो बच्चों, यहाँ पर
3 वाक्य हैं। हल्की हल्की बयार के झोंके, ऊंचे ऊंचे दीपदान, नन्हे नन्हे सफ़ेद द्रोण पुष्प। यानी कि एक ही शब्द को 2 बार बोला, यहाँ पर भी 2 बार बोला है और यहाँ पर भी 2 बार बोला है। तो एक ही शब्द को वाक्य में 2 बार बोलने से वाक्य कैसा हो जाता है, दमदार हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर और ज़्यादा ज़ोर पड़ता है बात के ऊपर। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको इन सभी वाक्यों को एक एक बार इन शब्दों का प्रयोग करके दोबारा पढ़ना है। जैसे कि पहले लिखा था हल्की हल्की, यहाँ पर हल्की एक बार लिखा है। हल्की बयार के झोंके, ऊंचे दीपदान, नन्हे सफ़ेद द्रोण पुष्प। तो बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि इसी तरीके से दो शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको कुछ वाक्य बनाने हैं। तो कैसे बनाओगे, जैसे कि मीठी मीठी बातें दिल को भा गई, धीरे धीरे चलो किसान फिसल सकते हैं, लंबी लंबी सांसें लेकर वे शांत हुआ, छोटी छोटी बातों में वे खुश हो जाती है, रिमझिम बारिश में बच्चे झूम उठे। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के ऊपर आपको ध्यान देना है। पूर्व दिशा में सहन पर्वत के पीछे जब सूरज निकलता है तो पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं। रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडराती हैं। वर्षा के बादल छटते ही ठंडी ठंडी हवाएं थम जाती हैं। तो यहाँ पर आपको चमकना, मंडराना और थमना, इन 3 शब्दों का प्रयोग करते हुए 3 अलग अलग वाक्य बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग वाक्य बना रखे हैं। आप कैसे लिखोगे? चमकना, रात में आसमान में तारे चमकते रहते हैं। मंडराना, मधुमक्खियाँ फूलों के चारों ओर मंडराती रहती हैं। थमना, तेज़ बारिश कुछ देर बाद थम गई। आगे है, इस पाठ में आए विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, है ना। जैसे कि विशेषण किसे कहते हैं बच्चों, जैसे कि आम खट्टा है। आम की विशेषता क्या है? खट्टा। यानी कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि मोटी लड़की, लड़की कैसी है? मोटी है। गोरी लड़की, लड़की कैसी है? गोरी है। तो गोरा शब्द क्या है? विशेषण है। तो आपको ऐसे ही शब्दों का यूज़ करके सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि बच्चे मूर्तियों को सफ़ेद द्रोण पुष्पों से सजा रहे थे। कैसे पुष्पों से? पुष्प कैसे थे बच्चों? सफ़ेद थे। ओणम के समय हवाएं कैसी चल रही थी? ठंडी। तो ठंडी क्या है? विशेषण है। नन्हे नन्हे फूलों से आंगन की रंगोली बनाई गई। तो कैसे फूलों से रंगोली बनाई गई? नन्हे नन्हे फूलों से। बच्चे रंग बिरंगे फूल बाग से तोड़कर लाए। फूल कैसे थे बच्चों? रंग बिरंगे थे, है ना। हर चीज़ की यहाँ पर खासियत पता चल रही है। अब देखो आगे है, केरल की मुख्य भाषा मलयालम है। इस शब्द को उलटकर भी पढ़ेंगे तो तब भी ये मलयालम ही पढ़ा जाएगा। तो आपको ऐसे और शब्द बनाने हैं जो कि उल्टे और सीधे पढ़ने में एक जैसे हों। जैसे कि कड़क, मदम, रबर, नमर, नयन, है ना। ये सब अगर आप इन्हें उल्टा पढ़ेंगे, नयन पढ़ा जाएगा, नमन, रबर, मदम, कड़क, इन सभी को उल्टा और सीधा एक सा पढ़ा जाएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शब्द बना सकते हो यहाँ। आगे है बच्चों, इस पाठ को पुनः यानी कि दोबारा पढ़िए और उन पंक्तियों को दोबारा से लिखिए जिससे ये पता चलता है कि त्यौहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। तो आप आंसर कैसे लिखोगे कि त्यौहार मिलजुल कर मनाए जाने वाली पंक्तियां हैं। पहली है, प्रत्येक वर्ग के लोग अपनी चिंताओं और दुख दर्द को भूलकर बहुत धूमधाम से पर्व को मनाते हैं। हर कोई मिलकर ओणम का त्यौहार मनाता है। सभी लोग ओणम मनाने की तैयारियों में जुट जाते हैं, है ना। अब आगे है, आपके विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन किया जाना है। इस आयोजन का संपूर्ण उत्तरदायित्व आपकी कक्षा को दिया गया है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी सहपाठी मिलकर योजना बनाएं कि वन महोत्सव के आयोजन के लिए आप क्या क्या काम करेंगे। देखो कैसे, क्या बोला है कि वन महोत्सव के आयोजन के लिए आप क्या क्या काम करेंगे, इसकी आपको लिस्ट बनानी है। का है ना, का वाला आंसर है ये, का। तो आप क्या क्या करेंगे कि सभी सहपाठी मिलकर स्कूल में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। छोटे छोटे पौधों को स्कूल परिसर में लगाया जाएगा। पौधों की देखभाल के लिए जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। पोस्टर बनाकर वृक्षारोपण का महत्व भी बच्चों को बताया जाएगा। तो इस तरीके से हम तैयारी करेंगे। किस चीज़ की तैयारी हो रही है बच्चों? यहाँ पर वन महोत्सव की, है ना। आगे है, वन महोत्सव में अभिभावकों को आप किस तरीके से इनवाइट करेंगे, उसके लिए आपको आमंत्रण पत्र बनाना है।
तो कैसे बनाओगे अभिभावकों को यानी कि पेरेंट्स को इनवाइट करने के लिए आमंत्रण पत्र? आप लिखोगे सबसे पहले आमंत्रण पत्र। प्रिय अभिभावकगण, नमस्ते। हमारे विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस अवसर पर हम सभी मिलकर पेड़ पौधे और प्रकृति से प्रेम करना सीखेंगे। आपका विद्यालय में स्वागत है। कृपया इस कार्यक्रम में आकर बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। फिर यहाँ पर आप डेट लिखोगे, टाइम लिखोगे, स्थान लिखोगे। फिर लास्ट में लिखोगे कि आइए मिलकर वृक्षारोपण करें और प्रकृति को संवारें। लास्ट में सादर प्रधानाध्यापक और लास्ट के अंदर आप लिख दोगे विद्यालय का नाम। आगे बच्चों यहाँ पर आपको रंगोली का चित्र बनाना है, खुद बना लेंगे। आगे क्वेश्चन है कि आप अपने विद्यालयों में आयोजित उत्सवों में किस प्रकार अपना योगदान देते हो, यानी कि आप क्या क्या करते हो। अगर विद्यालय के अंदर कोई फंक्शन वगैरह होता है तो मैं अपने विद्यालय में आयोजित यानी कि होने वाले उत्सवों में कई प्रकार से योगदान देता हूँ। मैं सजावट में मदद करता हूँ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेता हूँ। मैं अपनी टीम के साथ मिलकर हर काम उत्साहपूर्वक करता हूँ ताकि कार्यक्रम सफल रहे। तो आप बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इस आंसर को लिख देना। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये जो केरल है ना, केरल स्टेट को यहाँ पर ऐसे एक्सपेंड करके लिखा गया है। तो आपको केरल के बारे में शास्त्रीय नृत्य, भाषा, वहाँ के कपड़े, मुख्य फसल, राजधानी, त्यौहार और वहाँ से लगे हुए सीमांत प्रदेशों के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो आप कैसे लिखोगे? देखो सबसे पहले लिखोगे केरल, यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है कथकली और मोहिनी अट्टम। भाषा है यहाँ की मलयालम। परिधान है यहाँ के पुरुष मुंडू, महिलाएं परिधान यानी कि कपड़े, आदमी जो पहनते हैं वो मुंडू पहनते हैं। महिलाएं यहाँ की कस्बू साड़ी पहनती हैं। यहाँ की मुख्य फसल है धान, नारियल और रबड़। राजधानी यहाँ की तिरुवनंतपुरम है। त्यौहार है यहाँ के ओणम, विशु, त्रिशूर, पूरन। सीमांत प्रदेश यहाँ के कौन कौन से हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप। समुद्र यहाँ के सीमांत प्रदेश हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर का। यहाँ पर आपको ऐसे व्यक्तियों के बारे में लिखना है जिनके अंदर शारीरिक अक्षमता है तो उसके बावजूद भी उन्होंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं, है ना। ये क्वेश्चन ये रहा। कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में पता कीजिए और उनकी सूची बनाइए जिन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमताओं को पीछे छोड़ते हुए बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो आप आंसर लिखोगे कि शारीरिक अक्षमता के बावजूद बड़ी उपलब्धि पाने वाले व्यक्तियों की सूची। सबसे पहले स्टीफन हॉकिंग है, प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री हैं। बीमारी इन्हें एलएस है यानी कि यह अपनी मर्ज़ी से अपने हाथ पैर वगैरह नहीं उठा सकते हैं। हेलेन क्लेयर दृष्टिहीन और श्रवण बाधित होते हुए भी शिक्षा और समाज सेवा में इनका योगदान है। सुधा चंद्रन कृत्रिम पैर के सहारे इन्होंने प्रसिद्ध नृत्य किया है, कथकली, है ना, नृत्यांगना है ये, नृत्यांगना। निक वुजिकिक बिना हाथ पैर के मोटिवेशनल स्पीकर हैं।